जय हिंद साथियों, आपका पुनः भूगोल मानचित्र की क्लास में और इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग नया महाद्वीप यानी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ाई करेंगे, जानेंगे अन्य जानकारियों को। और अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी जो सिरा है, भाग है, उसके बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। और इसमें जानेंगे कि इसका परिचय में इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। इसकी आकृति कैसे है, कितना बड़ा है, ये सब जानेंगे। कौन सी कर्क रेखा, विषुवत रेखा, कौन कौन की रेखा यहाँ पे गुजरती है, ये जानेंगे। एटलस पर्वत जो है सबसे ऊपर है, उसे भी जानेंगे। मिस्र, यहाँ पे नील नदी है और उसका क्या महत्व है, और स्वेज नहर जो है क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, इसके बारे में हम जानकारी पूरी तरह से लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं इसके शुरुआत पेज पर और जानते हैं कि यह जो अफ्रीका महाद्वीप है, यह दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप साथियों कौन है, तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। आप देख सकते हैं। तो पहले नंबर का कौन सा है महाद्वीप, तो पहले नंबर पर है एशिया महाद्वीप है। ठीक है, इसे एशिया महाद्वीप कहते हैं। सबसे बड़ा पहले नंबर पर बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। और दूसरे नंबर पे जो है आता है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पर दक्षिणी अमेरिका, पांचवें पर अंटार्कटिका हो गया, छठे पर और छठे पर हो जाएगा यूरोप, और सातवें नंबर पे जो है ऑस्ट्रेलिया होता है। तो हमने देख लिया कौन कौन से महाद्वीप चौथे नंबर पे हैं। और इसका ये बताया जाए कि इसके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन से सागर महासागर से घिरा हुआ है और यह कैसे इसका आकार है। तो यह देख लेते हैं सबसे पहले कि सबसे ऊपर यानी उत्तर में किस सागर से यह यूरोप से अलग होता है। तो बता दें कि यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, जिसे हम भूमध्य सागर कहते हैं। यह यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, भूमध्य सागर। यहीं पे वायुमंडल नहीं साथियों, यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है, इसे गिरबल्टार भी संधि कहते हैं, जो स्पेन और मोरक्को के बीच में है। और यह इसे भूमध्य सागर की कुंजी यानी चाबी भी कहते हैं, क्योंकि भूमध्य सागर में जाने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है। इधर से भी जाया जा सकता है, लेकिन इसे हम कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। इसे हम क्या नाम दिए हैं, गिरबल्टार जल संधि या जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है। और इसके जो है, अगर इधर देखा जाए कि एशिया से कैसे अलग है, तो एशिया से अलग होने के लिए यहाँ पे लाल सागर और यहाँ पे स्वेज कैनाल, स्वेज नहर जो है, इससे अलग होता है एशिया से। एशिया से अलग होने के लिए स्वेज नहर और रेड सी से अलग होता है साथियों। हमने देख लिया ये चीज़ें। और इसके पश्चिम में ये सब पूरब है, इधर उत्तर है, और इधर जो हो जाएगा पश्चिम। तो पश्चिम में कौन सा सागर है, यह भी जानना चाहिए हमें। तो पश्चिम में सागर है अटलांटिक महासागर। इधर क्या है, अटलांटिक महासागर पश्चिम में। और इसके नीचे, तो इसके नीचे जो है लास्ट में जो है, अगर आप नीचे चल जाए तो अंटार्कटिका यानी जो महाद्वीप है वो पड़ेगा नीचे इसके। तो हमने ये देख लिया कि किससे किससे यह घिरा हुआ है और इसके ऊपर नीचे कौन कौन सी नदियाँ, कौन कौन से जो है सागर महासागर यह है। इसके बारे में आगे बढ़ते हुए हम सभी चीज़ें पढ़ेंगे और अच्छे से याद करने का तरीका भी ढूंढेंगे, देखेंगे।
बता दें कि इसमें जो है तीनों लाइन यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों लाइन एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से गुजरती है तीनों लाइन। देखिए यह जो लाइन है यह इक्वेटर है यानी 0 डिग्री लाइन है, इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो यह लाइन जो देख रहे हैं यह विषुवत रेखा है। यहाँ से जो गुजरने वाली है 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है तो यह जो है गुजरने वाली लाइन है, यह जो कर्क रेखा कहते हैं। देखिए यह कर्क रेखा है, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और नीचे जो है मकर रेखा, जो कि यह जो है इसके नीचे से गुजरती है। कहाँ से साथियों, तो यह जो है आप देख सकते हैं ये जो लाइन है कैप्रिकॉर्न यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से मकर रेखा गुजरती है। हमने देखा कि यहाँ पे तीनों लाइन गुजरती है और यही एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जहाँ से ये तीनों लाइन गुजरती हैं। हमें ये चीज़ याद रखना होगा, ठीक है साथियों। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं एटलस पर्वत। एटलस पर्वत जो है कहाँ पे है, किन किन राज्यों में, किन किन देशों में इसका विस्तार है, आइए देख लेते हैं। तो यह सबसे ऊपर यानी उत्तर में ही एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत यहाँ पे है और यह एटलस पर्वत यूरोप को यानी भूमध्य सागर को और इधर जो है पूरा सहारा मरुस्थल है इसको अलग करता है। सहारा मरुस्थल और भूमध्य सागर को बांटने का काम कौन करता है, तो एटलस माउंटेन करता है। यह है एटलस माउंटेन। यह 3 देशों में मुख्यतः फैला हुआ है। तो इसमें कौन कौन है, पहला है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। इन देखिए पूरा अल्जीरिया यहाँ तक है, ये सब पूरा अल्जीरिया ही है। तो यहाँ तक पूरा फैला हुआ है इस तरह से, ठीक है। और यह विश्व का एकमात्र नवीन मोड़दार पर्वत है। यानी सबसे नया देखा जाए तो कौन सा मोड़दार पर्वत है, तो सबसे नया मोड़दार पर्वत कौन है, तो यह है एटलस पर्वत। बहुत ही शुरुआत यानी नए समय में यानी हिमालय से भी अभी यह नया है, इसलिए इसे जो है हम नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं। और सबसे पहले अभी जान लेंगे कि मोड़दार पर्वत क्या होता है। तो मोड़दार पर्वत जो होता है साथियों, और इसके पहले हम देख लेते हैं कि पर्वत होते कितने प्रकार के हैं। तो पर्वत जो है कई प्रकार के होते हैं। इसमें मोड़दार पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। तो सबसे पहले मोड़दार पर्वत जो होता है इसमें दो तरफ से एक संकुचन बल लगता है। देखिए यहाँ पे एक इधर से यह बल लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, जिससे यह वाला पार्ट जो है उठता हुआ नहीं जा रहा। देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उठ रहा है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, देखिए उठ रहा है और धीरे धीरे यह उठ के जो है श्रृंखलाओं में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे कि हम अगर हाथ में आटा लेकर के उसके दोनों सिरों से दबाएंगे तो बीच में उठ जाता है, ऐसे ही मोड़दार पर्वत होता है। और यह धरती के अंदर आंतरिक हलचल या परिवर्तनों के कारण होता है, ठीक है साथियों। और इसके बाद ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, तो जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसमें से बहुत सारे मेटल निकलते हैं, बहुत से राख और बहुत से और अपशिष्ट पदार्थ भी निकलते हैं, जो ज्वालामुखी से निकल करके अपने आसपास ही भंडार करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। इससे वह पहाड़ के तरह से ऊंचा होता जाता है और धीरे धीरे ऊंचा होते होते इस तरह का एक पहाड़ नुमा बना लेता है, इसे हम ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। एक हो गया भ्रंश पर्वत भी इसमें धीरे धीरे
यहाँ पे कोई चीज़ मतलब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं, यहाँ पे यह है। तो क्या होता है कि यहाँ पे देखिए रिफ्ट घाटी यह है, यानी बीच में खाली रह जाए और उसके अगल बगल से ये उठ जाए। जब उठ जाता है तो वह पर्वत की नुमा लगता है, तो इसलिए हम इसे भ्रंश पर्वत कहते हैं। यानी भ्रंश मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ नीचे दब गई हो और वहाँ पे ऊंचाई बन गई हो। भाई कोई नीचे दब जाएगा तो वहाँ पे ऊंचा चीज़ तो बच ही जाएगा। तो ऐसे ही भ्रंश पर्वत कहते हैं। अपशिष्ट पर्वत कहते हैं जो पहले पर्वत था लेकिन धीरे धीरे वह उजड़ा चमन हो गया। यानी जैसे हमारे सर पर बाल होता है और बाल धीरे धीरे क्या झड़ जाता है। जब बाल झड़ जाता है पूरा तरह से तो इसमें जो है पेड़ पौधे नहीं दिखते हैं और ये पूरी तरह से गंजे नुमा रहता है, जिसे हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। साथियों, ये आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं आगे और इसमें देखते हैं कि जो एटलस पर्वत है इसकी ऊंची चोटी कौन है। तो इसकी ऊंची चोटी जो है माउंट टाउबकल, यहाँ पे माउंट टाउबकल यहाँ पे है, देख रहे हैं माउंट टाउबकल। यह जो है मोरक्को में ही स्थित है। यह मोरक्को में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी है माउंट टाउबकल, जो कि साथियों 4165 किलोमीटर मीटर में है। 4165 मीटर है। तो इतना मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह जो है सहारा और भूमध्य सागर को अलग करता है। हमने ये चीज़ आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे। ट्यूनीशिया और अल्जीरिया का जो बॉर्डर है, इसमें देख सकते हैं ट्यूनीशिया और अल्जीरिया का बॉर्डर जो है, ट्यूनीशिया अल्जीरिया का बॉर्डर यहाँ पे देख सकते हैं। तो यह है ट्यूनीशिया और लीबिया, यह जो बॉर्डर है ट्यूनीशिया लीबिया का। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े तेल के भंडार पाए गए हैं, खनिज तेल के भंडार पाए गए हैं। और यहाँ पे शोध कारखाना भी खूब अच्छा खासा बना हुआ है और इसलिए जो है यहाँ पे इंडस्ट्री अच्छी खासी डेवलप हुई है। और यहीं पे एक अल्जीरिया नाम का एक स्थान है, अल्जीरिया नाम का यहीं पे एक स्थान है जो कि सबसे ज़्यादा गर्म कंसिडर किया था, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा गर्म है। अल्जीरिया जो है यह जो है यहीं पे है, बगल में ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्जीरिया। देखिए जब जो है मुर्दार पर्वत होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से यह ऐसे दबा दबा के यहाँ पे उठा दिया है। यह पर्वत उठता हुआ दिख रहा है और सेटेलाइट इमेज यह है। और देखिए यहाँ पे ऐसे जो है पुश करता है यहाँ से, और यहाँ देखिए पुश कर रहा है, यानी दबा रहा है, यहाँ से दबा रहा है और यहाँ से इसे मट्टी जो उठती जाएगी और देखिए ये जो है एक पर्वत का आकृति ले लेगा। देखिए यहाँ पे अल अल्जीरिया जो है यह सबसे गर्म स्थान है विश्व में। लगभग -59 डिग्री यहाँ पे इसकी टेम्परेचर यहाँ पे रिकग्नाइज किया जाता है। और इसके आगे देखें चला जाए तो हम चलते हैं मिस्र की तरफ। यानी मिस्र की जो राजधानी है काहिरा, यह नील नदी के किनारे स्थित है। यहाँ देखिए नील नदी यहाँ से निकल के आई हुई है और यह कई देशों से होकर निकलती है और इसी किनारे काहिरो यानी मिस्र का राजधानी है। और मिस्र की सभ्यता भी, जब सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करते थे उस समय यह भी फल फूल रही थी और यह ग्रामीण सभ्यता होती थी। और इसके जो बेसिन है, बेसिन मतलब कि जहाँ तक इसका पानी जाता होगा, देखिए यह नील नदी के किस तरीके से यहाँ से व्यापार
होता है। देखिए इतना ज़्यादा जो है नील नदी का बेसिन है, यानी पूरे इतने बड़े क्षेत्र में देखिए ये सब जो क्षेत्र है चावल और कपास की खेती खूब की जाती है, चावल और कपास की खेती की जाती है। और यहीं पे अलेक्जेंड्रिया नाम का एक शहर है और यहाँ से पोर्ट भी बनाया गया है यहीं पे, जहाँ से चावल और कपास का खूब ज़्यादा निर्यात किया जाता है मिस्र से। मिस्र का ही यह शहर है, महत्वपूर्ण शहर है चावल और कपास के लिए, निर्यात के लिए। यहाँ से वस्त्र भी होता है और वस्त्र उद्योग भी यहाँ पे खूब अच्छे से फला फूला है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात की जाए पूरे अफ्रीका में तो मिस्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, मिस्र में। और मिस्र कहाँ पे? काहिरा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे है। और दूसरी जगह पे देखा है दूसरा शहर तो यह अलेक्जेंड्रिया है दूसरा नंबर का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा निवास करने वाले लोग हैं, जनसंख्या है। देखिए यह अलेक्जेंड्रिया शहर है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे बड़े बड़े जो है लगाए गए हैं, घर बने हैं, मकान है, भवन है। और यहाँ देखिए अलेक्जेंड्रिया नाम का जो है ये सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट है, ठीक साथियों। और मिस्र का जो है एक प्रायद्वीप है सिनाई प्रायद्वीप। देखिए यहाँ पे ऐसे तरीके से बहुत से बना दिए गए हैं ऐसे आइलैंड। देखिए जो एक ताड़ के पेड़ की तरह है, खजूर के पेड़ की तरह ऐसे बनाया गया है। यहाँ पे मकान बनाए गए हैं और यह नए नए तरह से इसको आइलैंड बनाया गया है, यहाँ पे माटी भर भर के। और यहाँ पे मकान बना के लोगों को द्वारा बेचा जा रहा है और यहाँ से बहुत ज़्यादा आमदनी की जाती है, विदेश से लोग इसे खरीदने के लिए आते हैं। हमारे भारत में भी ऐसा किया जाना चाहिए ताकि हमारे देश का जो है आमदनी बढ़े, लोग आने के लिए यहाँ पे और ज़्यादा उत्सुक हों, घूमने के लिए भी आएँ। तो यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसके लिए। तो आगे चलते हैं और देखते हैं सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप आप जानते ही हैं मिस्र का एशिया वाला भाग है। मिस्र जो है दो भागों में बटा हुआ है, एक एशिया वाला भाग और एक है अफ्रीका वाला भाग। तो देखिए यहाँ से सुएज कैनाल गई है और ये वाला जो भाग है एशिया का भाग है, इसे सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं। इधर जो है रेड सी है यानी लाल सागर और इधर मेडिटेरियन सी है। और इधर अफ्रीका वाला जो अब इजिप्ट है, मिस्र है, वह है। सिनाई प्रायद्वीप को अलग करने के लिए सुएज नहर बनाया गया है। और यह जो है फिलिप्स यानी फिलाडेल्फ ने, फर्नांडेज नाम कुछ ऐसा ही है, आप बताइएगा इसका नाम कमेंट बॉक्स में। उन्होंने इसे शुरू किया था, बनाया था, फिलाडेल्फ कुछ ऐसा नाम था। और इसकी बनाने की शुरुआत 1869 में शुरू हुआ था। और 1954 में इसकी राष्ट्रीयकरण जो है मिस्र ने कर लिया था, यानी अपने में मिला लिया था। इसके पहले इस पर ब्रिटेन अमेरिका का अधिकार हुआ करता था। यहाँ पे दो पोर्ट बनाए गए हैं, यहाँ पे दो पोर्ट बनाए गए हैं। तो जो सबसे ऊपर है यानी उत्तर में वह पोर्ट सुएज है, जो ऊपर में है यहाँ पे पोर्ट सुएज बनाया गया है। देखिए यहाँ पे तो यह नील नदी है। सबसे उत्तर में देखा जाए तो उत्तर में कौन है? पोर्ट सईद। और इसके दक्षिण में कौन है? तो पोर्ट सुएज नाम से है, यानी दक्षिण में। देखिए यहाँ पे ये सब है, गल्फ ऑफ सुएज है। यहाँ पे सुएज नाम का बनाया गया है पोर्ट है, जहाँ पे आके रुकते हैं। बीच में ग्रेट बीटर लेक भी है और ऊपर जो है पोर्ट सुएज है। यह हमें याद रखने हैं। देखिए यहाँ पे सेटेलाइट मैप में भी इसे हम
देख सकते हैं। यह ग्रेट बीटर लेक है, ऊपर पोर्ट सईद है और नीचे पोर्ट स्वेज है, और यह व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं यहाँ पे कई बार होता है कि यहाँ पे निकल नहीं पाते हैं जहाज, जब 2 आ जाते हैं तो नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम चौड़ा कहीं कहीं है। तो यहाँ पे निकलने के लिए 10-10 घंटे 8-8 घंटे लग जाते हैं जहाज़ों को निकलने के लिए, 1-1 दिन लग जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे बहुत ही व्यस्त यह नहर है, सबसे नहर व्यस्त यही है। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि एक बाबे मंडल जल संधि है जो कि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। देखिए यह बाबे मंडल क्या है, जल संधि है। यह अदन खाड़ी और लाल सी को जोड़ता है। और बाबे मंडल जो है सोमालिया जिबूती को यमन से अलग करता है। सोमालिया, देखिए सोमालिया जिबूती, यह सोमालिया जिबूती और यमन को अलग करता है। देखिए यहाँ पे सोमालिया ये हो गया, जिबूती हो गया, यहाँ पे यमन, इसको अलग करता है कौन, तो बाबे मंडल जल संधि। और जो अदन की खाड़ी में एक द्वीप है, अदन की खाड़ी में ही एक द्वीप है जिसका नाम है सोकोत्रा द्वीप। देखिए यह है सोकोत्रा द्वीप, यहाँ पे यह सोकोत्रा द्वीप है, यह यमन का है, यह यमन का सोकोत्रा द्वीप है और यह अदन की खाड़ी में है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भारत को बनाने के लिए यमन ने एक इसमें से छोटा सा एक द्वीप दे दिया है जहाँ पे भारत अपना आर्मी डिप्लॉय करेगा। और यह रिंग ऑफ जो पर्ल बना रहा है चाइना, उसके तोड़ने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों आपने ये चीज़ देखा, यहाँ पे देख सकते हैं कि यह रूट बहुत ही ज़्यादा जो है व्यस्त रहता है। यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, यहाँ पे जो है यान कर रहे हैं, जो जहाज होते हैं पानी वाले, ये निकल रही हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रूट है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति या जहाज अगर दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका को पूरे तरीके से पास करके जाता है तो उसे लगभग 7000 किलोमीटर तय करना पड़ेगा, और इधर जाता है तो 7000 कम तय करना पड़ेगा, यानी कि उसे 7000 किलोमीटर की बचत होगी। लेकिन स्वेज नहर पार करने के लिए बहुत मोटी रकम मिस्र लेता है और इसके जीडीपी में इसका बहुत ज़्यादा स्थान रखता है। तो ये चीज़ आप जो है समझ गए होंगे। और इसमें जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया और इथियोपिया, इन चारों को हार्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। क्यों कहते हैं हार्न ऑफ अफ्रीका? यहाँ पे देख सकते हैं, हार्न मतलब होता है सींग, तो यहाँ पे सींग की तरह आप इन्हें देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल सींग की तरह ही यहाँ बना हुआ है। देखिए यह हार्न ऑफ अफ्रीका, देखिए यह जो है सींग की तरह बना हुआ है। इसमें इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती और इथियोपिया, ये चारों देश आते हैं इसमें। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप कुछ आपको जो पढ़ना है उससे संबंधित सुझाव भी आप लिख सकते हैं, मैं उसे प्रयास करूंगा एम्प्लॉय करने के लिए। तो साथियों मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।